आप जो है वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और जो है वो दुनिया से जा रही थी। आप उनसे मिलने के लिए गई, खाला ने एक हाथ पकड़ के यहाँ से हाथ पकड़ के रख दिया और अब अम्मा कह रही मेरी मरती हुई बहन की ख्वाहिश जरूर। माँ निकलती है अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने, तो क्या देखना चाहिए उसको? और जब लड़के के लिए माँ निकलती है तो क्या देखना चाहिए? घर में आने वाली बच्चियों के लिए कि बेटा सबसे पहले दोस्ती कर लो ससुर से। अच्छा, मैं तो मतलब इज़राए तफन्नुन कहता हूँ क्योंकि वो खुद सताया हुआ होता है, वो आपको समझता है। क्योंकि हमने ना रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं किया, ट्रेन नहीं किया। आप अपनी बहू को बेटी बोलना शुरू करें, बेटी समझना शुरू करें, बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू करें। यहाँ भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी या तो हम चुपके शादी कर चुके हैं या हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, रखना रखो न जाओ। ये यहाँ शुरू हो चुकी कहानी। इतना तैयार होने के बाद जो आप किस शादी के अंदर गई हैं, किसी की शादी में, आपकी तो नहीं थी ना, किसी की थी, आप जो गई हैं वो शौहर के लिए तो तैयार होकर नहीं गई ना, ये झूठ तो ना बोले आप। पॉइंट ये ना, हमारे बड़े फखर से जो है वो आके कह देते मैंने यूँ पकड़ लिया, देखें ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है। मैंने कहा पकड़ लिया जी, अब क्या हुआ? अब तो वो घर पे ले आता है, कर ले आप फिर आप कर लें। तो इतना बड़ा प्रोसेसर। आपको अच्छी तरह पता है कि ये फ़ोन भी हैंग होता है, ये फ़ोन कंप्यूटर गर्म होता है। तो अब जब ये अंदर इस तरह का उबाल जिस्म में भी हो और जहन के अंदर भी हो, तो वो उस वक्त उनकी कैफियत यही है जो आपको इन बच्चों में, टीनेजर्स के अंदर नज़र आ रही है। मेरे पास ड्रग एडिक्ट्स के बच्चे आते हैं, मेरे पास सुसाइड अटैम्प्ट वाले बच्चे आते हैं, मेरे पास वो भी बच्चे आते हैं जिन्होंने पिस्तौलें तान ली हैं। मैंने अपनी 30 साल ज़िंदगी के अंदर आज तक किसी बच्चे को कसूरवार नहीं पाया। नया शादीशुदा जोड़ा है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, वो इजहार कर रहे होते हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप क्या नहीं होगी, अमूमी माशरे की बात कर रहा हूँ मैं। इस सूरत में वो क्या करें? मुझे ग्रेड 6 के बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर बीच के ऊपर नजर आ रहे हैं। आप एक ज़िंदगी के अंदर इख्तियारी तौर पर एक दफ़ा शादी करने के लिए जा रहे हैं और आप कुछ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। भाई हादसाती तौर पर जानवर बच्चे पैदा करते हैं, इंसान नहीं करते। हमारे यहाँ जो एक बना दिया गया है कि शादी के लिए ये उम्र होनी चाहिए, ये उम्र होनी चाहिए, बच्चियाँ पढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी मसाइल हो रहे हैं कि हराम रिस्क के ऊपर फरमाबरदार औलाद और वफादार पार्टनर्स नहीं बनते। एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पर भी कोई ऐसी काउंसलिंग नहीं होती या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, खासतौर पर वो जो होम इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं। वालिदैन मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बहुत सख्त हूँ पेरेंटिंग के ऊपर, क्योंकि दुनिया और आखिरत में सवाल वालिदैन से पूछा जाएगा। तो आप जिससे आप पूछा जाएगा, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिए थे, आप दुनिया में लेके आए हो, गन पॉइंट पे नहीं आए ये बच्चे, आप लाए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, दादा दादी बेटा बहू और हमारा 1 साल का पोता, 8 बजे से लेके 12 कैसे बजते हैं हम चारों के, हमें नहीं पता नहीं चला। 4 आदमी कम हैं आज 1 साल के बच्चों को संभालने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्र डिजिटल। पाकिस्तान के अंदर नफ्सियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। हम आज सिर्फ एक वजह पे बात करेंगे, शादी का मसला और शादी क्यों नहीं होती, नौजवान क्या सोच रहा है और वो क्यों इतना पैनिक है। ये हैं हमारे आज के सवालात। मैंने आज अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है माहिर नफ्सियात ज़हनी सेहत डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है और बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए आप इसको आखिर तक देखिएगा लाजमन। आपके अपने बच्चे भी मौजूद हैं जो नौजवान होंगे, जो बच्चे होंगे, जो बढ़ रहे होंगे और जिनकी शादी की उम्र भी होगी। क्या वजह है कि वो क्या सोच रहे हैं और इन हालात में जबकि इंटरनेट है हमारे पास, उनके ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं, ये आज हमारा मौजू है। उम्र डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप क्लिनिक छोड़ कर मौजूद है। बहुत अहम मौजू है, यानी कि हमारे एक ऐसा मौजू जो हमारे हर घर का मसला है। आज का नौजवान जिसको शादी की उम्र को जब पहुँच रहा होता है, या लड़की या लड़का जो भी है, वो बहुत टेंस है, बहुत परेशान है। उसकी क्या वजह है? बुनियादी ज़रूरत हर इंसान की ग़िज़ा, फ़ितरी ताल्लुक़ और नींद है। हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखने वाली मखलूक की ये रिक्वायरमेंट है, बुनियादी ज़रूरियात है। इंसान वाहिद मखलूक है जिसके ऊपर कानून लागू होता है, बाकी के ऊपर लागू नहीं होता। जानवर जो है अशरफुल मखलूक़ात है और उस पर कानून लागू होगा। ये सारी अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात है सर्वाइवल की, इवन जानवर बगैर किसी कानून के ताबे होकर पूरी करता है। इंसान के ऊपर कानून है, दुनिया का कानून है, आखिरत का कानून है, अखलाकियात का कानून है, अनरिटन कवानीन होते हैं कुछ। ठीक है, मुझे अपनी माँ के सामने खड़ा होना है, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे खड़ा होना है क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा अगर हैवी चीज़ें उठानी पड़ रही हों तो अब किसी भी सोसाइटी के अंदर हमेशा मर्द आगे बढ़ेंगे, ख़वातीन आगे नहीं बढ़ेंगी। टेबलें बढ़ेंगी तो कोई भी मर्द होगा वो फ़ौरन कहेगा आप रहने दें, मैं टेबल हटाऊँगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इम्प्लाइड कानून है, अखलाकियात के कानून है। तो जब आप इस कानून को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दें
जब इस कानून की वैल्यू ख़त्म हो जाए, जब ये जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क ख़त्म हो जाए और ये चीज़ जानवरों की तरह हासिल होनी शुरू हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है आप कंफ्यूज ही होंगे ना। यानी मुझे वो, चाहे वो मेरा फितरी ताल्लुक़ हो, चाहे वो मेरी ग़िज़ा हो, चाहे वो मेरी दीन हो, जब मुझे पता है कि जी मुझे बस हासिल कर लेना है और जायज़ और नाजायज़ और हलाल और हराम कोई चीज़ नहीं होती, यानी मुझे कानून फॉलो नहीं करना, तो फिर क्या होगा? केओस, फिर क्या होगा? अनार्की, फिर क्या होगा? फसाद, फिर क्या होगा? परेशानी, फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। वो आपको नज़र आ रही है। तो ये हमारे यहाँ जो एक बना दिया गया है कि शादी के लिए ये उम्र होनी चाहिए, ये उम्र होनी चाहिए, बच्चे बच्चियाँ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी मसाइल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि दीन ना ये इतना खूबसूरत दीन फितरत है कि ये आपको बताता है कि जब जिस्मानी और जहनी तौर के ऊपर बलूगत हो और वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सके, बहुत अहम है। कि ये फ़ैसला भी उसने करना है, उसने ज़िम्मेदारी भी उसी ने पूरी करनी है, अम्मा अब्बा ने नहीं करनी है, उसने पूरी करनी है। और जिस्मानी और जहनी तौर के ऊपर जब बालिग हो, अब ये हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हर घर के अंदर, हर माशरे के अंदर, हर शहर के अंदर ये बिल्कुल अलग अलग अप्लाई होगा। जेलम की बच्ची और थर की बच्ची की फिजिकल एक जैसी हो ही नहीं सकती, वो अलग अलग होगी, वो अलग अलग होगी। इसी तरह जिसके पास जो है ऑप्शंस आ गए अपने आप को संभालने के, वो हो सकते हैं एक शहर के और जो एक गांव के, वो अलग अलग हो। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब वो जहनी, जिस्मानी, फाइनेंशियली यानी अपनी ख्याल करने के काबिल हो गया है, अब उसको शादी करनी चाहिए। अब इससे अंदर अफरात व तफरीद हासिल हो गया तो भी और आगे की दौड़ के अंदर चल रहा है, और हासिल नहीं हुआ तो भी जहनी भी बीमार है, कह रहे हैं यार शादी कर दो सही हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ जब अफरात व तफरीद यही होगा ना, कानून जब फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा जैसे वो आप फरमा रहे हैं कि लोग जो है वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें या ना करें या क्या करें। सर तो हमारे यहाँ एक अजीब एक तस्वुर है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में आप माशाल्लाह जाते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, आप कैनेडियन शहरी भी हैं, आप बाहर के वाली को भी देखा है आपने। वहाँ जो फ़र्द, वहाँ जो नौजवान है, जो मगरिब का नौजवान जिसे हम कहते हैं, वो और आज हमारा नौजवान, इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं इस हवाले से ख़ास तौर पर? आँख बंद करके मगरिबी ग़िलाज़त को फॉलो कर रहा है हमारा नौजवान। अच्छा, वो उसकी हलाकत का तो पहलू देख ही नहीं रहा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट फ़ायदा, इंस्टेंट शोशा वो उसको नज़र आती है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। उसके हालात क्या हुए उसके बाद वो उसको नहीं नज़र आ रहे होते। वो कितने ड्रग के अंदर पड़े हुए हैं वो नहीं नज़र आते। वो उनकी अपनी मतलब कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, उनका अपने सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, उनके अंदर अपना कोई सुकून नहीं है। वो मादियत परस्ती, इंडिविजुअलाइजेशन को ये एक शोशा नज़र उसको आती है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब वो उस ट्रैक के ऊपर चल रहा है तो उसको समझाने वाला भी कोई नहीं है। ना पेरेंट्स के पास टाइम है, ना साथी के पास टाइम है, ना माशरे के अंदर। और वो एक माशरे को जो एक प्रेशर होता था वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो गया। मैं जो बताइए कि मैं जो अपने बचपन के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूनिफॉर्म का बच्चा रोड के ऊपर नज़र आ जाए, सारा मोहल्ला बाद जमात पीटता हुआ उसको जो है वो लेके जाएगा स्कूल या घर, सारा मोहल्ला। और मजाल नहीं है कि माँ बाप ये कहते हैं उसको कि जी आपने हमारे बच्चे पे हाथ क्यों उठाया, मजाल नहीं है। आज आप चले जाइए किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी भी दिन के अंदर आप चले जाइए, आपको यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे, मैं तो सरप्राइज, मेरा घर जो है वो सीवीयू के करीब है, मुझे ग्रेड 6 के बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर बीच के ऊपर नज़र आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, और भरे हुए नज़र आते हैं। इसी तरह ये जितने आपके पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, जितने ये बर्गर स्टोर्स हैं, ये दिन के अंदर ये पैक नज़र आते हैं उनके ऊपर इन बच्चियों के साथ कि हम तो अपने सामान लेते चले जाते हैं। नहीं, हम भी जाते हैं, हमने जो ऑर्डर किया हम गए, हमने अपना सामान लिया और हम निकल गए। ये जो आसपास 200 बच्चे बैठे, ये हमारे कल को हमारे बच्चे होते थे जो आज हमारे नहीं है। तो वो जो एक प्रेशर होता था ना, देखिए मैं इसलिए शरीफ हूँ कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए शरीफ हूँ कि मेरे घर में बहन है, क्योंकि मुझे ये प्रेशर है ना, वो प्रेशर एलिमिनेट हो गया। तो फिर ये इसी तरह जो है वो नज़र आ रहा है हलाकत। अच्छा, हमारी जब हम शादी की बात करते हैं, एक आम घराने में जब माँ निकलती है अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने, तो क्या देखना चाहिए उसको, और जब लड़के के लिए माँ निकलती है तो क्या देखना चाहिए? देखिए सवाल ये तो वो है ना कि हमने अगर अपने उस सिस्टम को फॉलो कर लें, हमें तो कोई चीज़ नई इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। हम तो वो खुशनसीब कौम थे, वो उम्मती थे कि हमें कोई चीज़ इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट सिस्टम हमें दे दिया गया था। उसमें अल्लाह के रसूल ने बड़ा क्लियर जो है वो बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि दौलत के लिए कर सकते हो, हसब नसब के लिए कर सकते हो, खूबसूरती के लिए कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें दायमी नहीं है। आप किरदार के ऊपर रिश्ता बनाओ, और वो हमारे आप सबसे लास्ट चीज़ बल्कि गायब ही हो गई। अब खूबसूरती चली जाएगी, दौलत चली जाएगी, इज़्ज़त
चली जाएगी। आपने देख लिया जो मसनद पे होते हैं थोड़े दिनों के बाद हथकड़ियों में होते हैं, आ जाती है, आज चली जाती है। दौलत वाले मुंह छुपाते इस वक्त फिर रहे हैं सोशल मीडिया की मेहरबानी से, दुनिया में भी कहीं नहीं छुप सकते लोग, कैमरे लेके फ़ोन लेके पहुंच जाते हैं वो। तो और खूबसूरती भी आपको पता है कि मतलब शादी होती है और चंद रोज़ा होती है और वो चली जाती है, लेकिन किरदार एक ऐसी चीज़ है जो रहती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किरदार को तरजीह दो। हमारे यहाँ तो हलाल हराम का पूछते ही नहीं, आमदनी पूछते हैं। कभी ये पूछते हैं कह रही है जो आमदनी है ये हलाल है या हराम है, ये तो नहीं पूछते। तो जब आपके रिश्ते ही, और हमने अपनी दीन फितरत और अपनी साइकोलॉजी की फील्ड में ये देख लिया कि हराम रिस्क के ऊपर फरमाबरदार औलाद और वफादार पार्टनर्स नहीं बनते। क्या बात की आपने, ये अहमकाना सोच, हाँ, ये फितरत के खिलाफ। हाँ डॉक्टर आपके पास तो मतलब पेशेंट्स आते हैं, नौजवान, ख़ास तौर पर नौजवान, अभी आपने खुद भी जिक्र किया इस बात का। आपको क्या चीज़ नज़र आती है लड़के और लड़की में जो इस वक्त मायूसी है या महरूमी है, खौफ है, क्या नज़र आता है उनके अंदर? देखिए अगर हम रियलिस्टिकली देखें ना, ये पानी की बोतल है ना मेरे पास, अगर ये पानी की बोतल इस वक्त हिल रही है तो इस वक्त इसके अंदर जो पानी है उसकी कैफियत क्या है? उस पानी के इस हिलने के उबाल की वजह से इस बोतल की अपनी हालत क्या है, राइट? यही एग्जैक्टली सब मेरे इन बच्चे और बच्चियों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि वक्त से पहले इस आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की वजह से उनके अंदर बलूगत, कच्ची बलूगत, कमज़ोर बलूगत वक्त से पहले आई जिस्मानी तौर के ऊपर। वही उबाल है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम आया वो ये आया, यानी वो इन्फॉर्मेशन जिसको बतदरीज आना चाहिए था वो क्वांटिटी वाइज भी जो है वो हद से ज़्यादा आई और वक्त से पहले आ गई। तो इतना बड़ा प्रोसेसर, आपको इसी तरह पता है कि ये फ़ोन भी हैंग होता है, ये फ़ोन कंप्यूटर गर्म होता है। तो अब जब ये अंदर इस तरह का उबाल जिस्म में भी हो और जहन के अंदर भी हो तो वो उस वक्त उनकी कैफियत यही है जो आपको इन बच्चों में, टीनेजर्स के अंदर नज़र आ रही है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जब वो अपने आप को पूछने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ बताने वाला कोई नहीं है, वालिदैन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, बड़े हमने खुद डिस्कार्ड कर दिए, दादा दादी को हमने फजूल समझ के साइड में छोड़ दिया जो तरबियत की सबसे पहली नर्सरी थी। इसी तरह स्कूलों का ये डायरेक्शन ही नहीं है। अब वो एक बच्चा जब उबाल के अंदर है, गर्म हुआ है, उसको जब वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो हम कह रहे हैं ये बदतमीज़ है। वो उसका रिएक्शन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये असर्ट कर रहा है, ये बदतमीज़ी कर रहा है, ये हमारी, इसकी आवाज़ ऊंची है। भाई आपका फ़ोन अगर आवाज़ नहीं आ रही हो ना सिग्नल के ऊपर, चीख के बात, ठीक है, आप चीख के बात करते हैं ना खुद ही कि यार आवाज़ नहीं आ रही, हालांकि आपकी आवाज़ तो आ रही है, आप क्यों चीख रहे हैं? उसको तो आपकी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये कि कॉमन है कि अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो मेरी आवाज़ बढ़ जाएगी, मेरी फ्रस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। मेरे पास ड्रग एडिक्ट्स के बच्चे आते हैं, मेरे पास सुसाइड अटैम्प्ट वाले बच्चे आते हैं, मेरे पास वो भी बच्चे आते हैं जिन्होंने पिस्तौलें तान ली हैं अपने जो है वो घर वालों के ऊपर। मैंने अपनी 30 साल ज़िंदगी के अंदर आज तक किसी बच्चे को कसूरवार नहीं पाया, आज तक। इट वॉज अ रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन, रद्द अमल है, ये रद्द अमल है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे और समझा भी नहीं पा रहे, और आप अपने आप को असर्शन करने के लिए, आप अपने आप को फोर्स करने के लिए उस बच्चे पे लगे हुए। तो बच्चा कहाँ जाए? मैं समझता हूँ कि ये बच्चे मेरे लिए तो बहुत ही, मेरा दिल दुखता है जब इन बच्चों, और बड़ा क्लोज है, वालिदैन मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बहुत सख्त हूँ पेरेंटिंग के ऊपर, क्योंकि दुनिया और आखिरत में सवाल वालिदैन से पूछा जाएगा। तो आप जिससे आप पूछा जाएगा, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिए थे, आप दुनिया में लेके आए हो, गन पॉइंट पे नहीं आए ये बच्चे, आप लाए हैं इनको। तो फिर जब तक ये बालिग नहीं होता आपकी जिम्मेदारी है। हुकूक किस बात के हुकूक? फराइज से पहले तो कोई हुकूक नहीं होते, जैसे फराइज अदा नहीं किए उसके हुकूक किस बात के? तो ये वाली बात का सीक्वेंस लोग समझते नहीं है। तो अब इन बच्चों की जिम्मेदार आप हैं, इस रिएक्शन के जिम्मेदार आप हैं, इस रद्द अमल के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि ना आप उनको वो माहौल दे पा रहे हैं, ना उनको वो तालीम दे पा रहे हैं। समझाने के लिए हर आदमी बहुत इंटरेस्टेड है, समझने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं, और अब समझेंगे नहीं तो आप कैसे उनको समझाएंगे? हम उस नौजवान के मसले को नहीं समझ पा रहे, ऐसे ही हम नहीं एड्रेस कर रहे कि वो इस वक्त किस परेशानी में मुब्तला है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ये, मैंने आपको जैसे दो इतनी वाज़ेह चीज़ें बताई कि जो इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन और ये अंदर का जो आपने उसको फूड जो है वो दिया है, उसकी वजह से वो एक बहुत कम पैमाने के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है और वो ओवरफ्लो है। तो उसको आपको सेटल डाउन करना पड़ेगा, उसको आपको काम डाउन करना पड़ेगा, उसको आपको इमोशंस मेल्ट डाउन करने पड़ेंगे, तब जाने के बाद वो आपकी बात जो है वो समझ में आएगा। ट्रस्ट नहीं करते हमारे यहाँ तो हाल ही हो गया, पेरेंटिंग में समझ में आता है। एक बच्चे से पूछ रहे हैं, यार तुमने जो है वो नमाज पढ़ी थी? उसने कहा जी पढ़ी थी। नहीं तू सही नहीं बता रहा। बहन से पूछ रहे, ये सही कह रहा है? ये आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, उसके अंदर बदएतमादी पैदा कर रहे हैं।
आप इसका मतलब है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। आप अपने बच्चे पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो आपकी अपनी हालत है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि आपकी इज्जत करें, फिर आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो है वो बात सुने। आपका हाल ये है कि आप उसको दुनिया के आगे शर्मिंदा करने के लिए तैयार हैं अपने बच्चे को। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है, जब हम शादी मतलब शादी हो जाती है, लड़का लड़की घर आ जाते हैं, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, ये कितना असर डालता है उस नए जोड़े की ग्रोथ में या उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उसमें? देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम को ना हमने शायद अफराद और तफरीद के ऊपर समझा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग है जहाँ पे उनकी पर्सनल स्पेस मॉनिटर हो जाए, जहाँ पे उनकी पर्सनल स्पेस इंश्योर हो जाए। यानी उनके पास एक ज़ाती कमरा हो, एक ऐसी चार दीवारी हो जहाँ पे वो प्राइवेसी के अंदर रह सके। बेशक वो उसी घर में हो, बेशक वो उसी फ्लोर के ऊपर हो, बेशक वो ऊपर नीचे हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग। मुझे अब बताइए कि मेरे माशाल्लाह बेटे बेटी की दोनों की शादी हो गई। अब उनके जो है वो मेरा पोता 1 साल का है, मेरी नवासी 1 महीने की है माशाल्लाह। वो मेरे बच्चों की शादी हुई, वो दोनों बच्चे। पहली प्रेगनेंसी के अंदर सब नए होते, पहली प्रेगनेंसी के अंदर सब नए होते, सब तजर्बा कर रहे होते। अब उस बच्ची को, जो खुद बच्ची है, मेरी बहू जो है वो खुद एक बच्ची है, उसको क्या पता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। उसको क्या पता है ये 4 रोने की आवाज़ों के अंदर कौन सी आवाज़ जो है वो नेपी चेंज की है और कौन सी दूध की और कौन इसके अंदर पेट में दर्द। उसको क्या पता, उसको कौन बताएगा? दादी। उसको कौन बताएगा? दादा। अच्छा, अब माशाल्लाह मेरा 1 साल का जो है वो बेटा हो गया, पोता है, वो अब घर के अंदर मूव करना शुरू कर रहा है। माशाल्लाह। अब हम सारे लोग एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको एक को कंट्रोल करना है। कौन देखेगा? वो तो तबाह बर्बाद फैला देगा। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब जाहिर है, अभी आपने देखा कि ये जो कोल्ड वेव आई थी दिसंबर से लेके अभी तक, पूरा दुनिया 4 महीने बीमार रही है। सब बीमार रहे, सब बीमार रहे ना। कौन संभालेगा? एक सोएगा, एक जागेगा, ऐसे ही होगा ना। ये अच्छी बुरी बात कौन समझाएगा? तो अगर ये 4 लोग घर में नहीं होते, और मैं आपको बता रहा हूँ, दादा दादी, बेटा, बहू और हमारा 1 साल का पोता, 8 बजे से लेके 12 कैसे बजते हम चारों के, हमें नहीं पता लगता, पता नहीं चला। 4 आदमी कम है आज 1 साल के बच्चों को संभालने के लिए। और यही अगर सोचे कि अगर ये जॉइंट फैमिली ना हो और ये बच्ची जो है वो काम पे भी चली जाए, अब वो बच्चे का क्या हाल होगा? और यही हाल हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो है वो एक चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, हमारे पास हज़ारों बच्चे साल के हम जो है वो देखते हैं। मैं ऐसे को भी जानता हूँ जिनके अंदर एक 6 साल की बच्ची और 4 साल का बेटे को घर में लॉक करके चले गए, पूरा दिन लॉक रहता है। आप अंदाज़ा करें, एक 4 बजे आता है, एक 5 बजे आता है। ये बच्चों को गाड़ी चाहिए? 4 साल के बच्चों को पता है गाड़ी क्या चीज़ होती है, घर क्या होता है, अपना घर क्या होता है, बड़ा घर क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, उसको चाहिए। फूड क्या होता है उसको पता है, उसको चाहिए माँ बाप चाहिए, वही नहीं है, वो नहीं है। और फिर अगर आप मुझे ये बात कहें कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ना सुनाऊं खरी खरी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे यार, हम तो इनके लिए कर रहे हैं। हम जो फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ठीक है, वो उसको एक कमरा दे दिया वो, लेकिन हमारे माशरे में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। शादीशुदा जोड़ा, नया शादीशुदा जोड़ा है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएँ हैं, वो इजहार कर रहे होते हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप क्या नहीं होगी, अमूमी माशरे की बात कर रहा हूँ मैं। इस सूरत हाल में वो क्या करें? देखिए, क्योंकि हमने ना रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं किया, ट्रेन नहीं किया। आप अपनी बहू को बेटी बोलना शुरू करें, बेटी समझना शुरू करें, बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू करें। उसको कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी अलग दुनिया बनाऊँ। यकीन माने, अगर आप उनकी प्राइवेसी को हर्ट नहीं कर रहे तो वो कोई शौक नहीं है उसको जिम्मेदारियां लेने की, राइट। मैं कई चैनल्स के ऊपर ये बैठ के कह चुका हूँ नई वाली घर में आने वाली बच्चियों के लिए कि बेटा सबसे पहले दोस्ती कर लो ससुर से, सबसे पहले जाओ और दोस्ती कर लो ससुर से। अच्छा, मैं तो मतलब इज़राए तफन्नुन कहता हूँ, क्योंकि वो खुद सताया हुआ होता है, वो आपको समझता है। तो सबसे पहले दो मजलूम मिल जाते तो एक सपोर्ट आपको मिल जाएगी ऐसे उसके ऊपर। तो वो ये एक इतना खूबसूरत एक रिश्ता बन जाता है कि आपको एक, जैसे मुझे था कि हमने, अल्लाह ने क्या कि हम अपनी बेटी लेके आए, फिर हमने अपनी बेटी को विदा किया, तो हमें वो कमी जो है वो पूरी जो है वो घर में ही हो गई। तो हमारी एक बेटी जो है वो आई, एक बेटी चली गई। अब उनकी दोस्ती इतनी ज़बरदस्त है मुझसे भी, और इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि जी घर के अंदर आपको पता है हमारे जैसे लोग तो वैसे भी डरना भी चाहिए और डरते भी हैं अपनी बेगम से। तो उसको पता है कि अपना काम वहाँ से भी निकलवा लेती है,
यहाँ से भी निकलवा लेती है, सारी अपनी चीजें भी जो है वो मनवा लेती है, और हम भी ज़ाहिर उसको स्पॉइल करते हैं। हाँ। तो ये इतनी, मैंने आपको कहा ना कि जब ये माँ बाप सिखाएंगे ना, जब ये माँ बाप सिखाएंगे उनके ऊपर, तो वो ये इतना खूबसूरत चीजें जो है वो बन जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रशिया की और यूएसए और चाइना और ताइवान और बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर वो इसी तरह होगा ना। वो इंटरफेरेंस जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर उनको आपस के अंदर कनेक्ट होना चाहिए, उनको लिंक होना चाहिए, खुद ही रिजॉल्व भी कर लेना चाहिए, खुद ही वो रिजॉल्व भी हो जाता है। हमारे यहाँ अमूमन मतलब मैंने खुद एक घर देखा ऐसा अपने ख़ानदान में ही, कि जो सास साहब हैं, मतलब मैं हैरान था, ऐसी सास भी हो सकती हैं कि उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटों की 4 बहुएँ हैं, और रात 9 बजे बच्चे स्कूल ऑफिस से आएगा तो बहुओं को ऑर्डर कर दिया उन्होंने शौहरों के साथ, अब तुम्हारा नीचे काम नहीं है कोई भी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई देख के कि यार ये सास भी ऐसी हो सकती है। देखिए यही मैंने बात बताई ना कि आप अपने घर का टाइम कैसे सेट करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको इसकी दूसरी ऑपोजिट बताता हूँ। तो मेरे घर के अंदर मेरे जब दोनों बेटे माशाल्लाह जवान थे, बच्चे बेटे और बेटी, वो 12 बजे भी रात को कमरे से जाने के लिए हमारे तैयार नहीं है। 6 दफ़ा गुड नाइट हो चुकी है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। अच्छा, अब जब ये बेटी की शादी हो रही थी तो घर के अंदर फर्नीचर वगैरह सब अपडेट हो रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अपने बेडरूम में एक काउच बनवा लेते हैं। मैंने कहा क्या ज़रूरत है काउच पे, क्या करें, यानी खड़े रहते ना मुझे ज़रा दुख होता है, जाते तो है ही नहीं है। अच्छा, आज भी यही कहानी है, आज भी ये कहानी है कि आप 12 बजे आप उनको धक्के दे के बहू को और बेटे को अपने कमरे से हम निकालते हैं कि बेटा आप खुदारा आपका रिलेशन जो है वो चले जाओ। अच्छा, अब वो एक नई कहानी हो गई कि अब तो वो माशाल्लाह थोड़ा चलने लग गया है, तो वो भी धड़ वो अभी इधर मुड़ते, वो भी भागा भागा इधर ही आ रहा होता है। यानी आप अपने आप को इतना अट्रैक्टिव कर लें उस एनवायरनमेंट को, उनको बच्चे कहते हैं बाहर उनको जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको सारी इंजॉयमेंट यहाँ पे मिलने के लिए तैयार है। आज मेरा सवाल तो ये था कि एक मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशन है, ख़ास उस वक्त जब शादी हुई है, 1.5 साल हुआ है, बच्चा भी है, अमूमन देखा जो गया है हमारे माशरे में जो मसाइल आते हैं वो ये होता है कि सास ससुर की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि बेटे की हिम्मत नहीं है कि वो माँ के सामने बीवी से बात कर ले। लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, मैंने एक ही घर देखा ऐसा कि माँ जो है वो ये कह रही है कि जब बेटा घर आ रहा है ऑफिस से तो बहू को कह दिया एक तो तैयार हो उसके आने से पहले, और जब वो आ जाए तो तुम इधर नजर नहीं होगी मेरे पास। ये ब्यूटी है ना, ये मेरा पॉइंट है, ये ब्यूटी है। हाँ। मेरी अपनी जो है, मेरा तो घर क्यों इसलिए गुलशन है, बिकॉज ऑफ माय वाइफ, उसकी तरबियत की वजह से, उसकी डेडिकेशन की वजह से। तो वो खुद ही कह रही रहती है कि जी ऐसे करो कि आप बच्चे को मुझे छोड़ दो, आप दोनों जो है ना जाओ लंच कराओ। हाँ, डैडी आपको बॉदर करेगा, आप इसको मेरे पास छोड़ दो और आप जो है वो चले जाओ। अच्छा, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, बहू मेरी, बच्चे को छोड़ के नहीं, सास को छोड़। अच्छा, वो कहती है आप चले, साथ चले। मतलब अब सवाल ये कि ये जब आप इतनी आगे उनके लिए करते हैं ना तो रेसिप्रोकल आता ही आता है। आपको उसका तो आता ही आता है। तो वो जो समझदार खवातीन होंगी वो खुद स्पेस इसलिए देंगी कि वो आप आएगा ही आएगा। मैं कहता हूँ ना, मेरे साथ तो मतलब मेरी वाइफ की और मेरी मदर की, अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, वो उनकी रिलेशनशिप थी कि मैं अपने आप को सुतेरा समझता था। मतलब उनकी इतनी बॉन्डिंग थी, इतनी मेरी बॉन्डिंग थी कि आप सोचते। और मैं गुर्बत के ज़माने जब गया तो मैं तो 15 साल का था जब पाकिस्तान से चला गया। कनाडा के अंदर जब मैं पूरी उस मुशक्क़त के टाइम पे था, फिर थोड़ा सा सेटल हुआ, शादी हो गई, शादी लेके वहाँ पे गया। उस टाइम पे $3.5 पर मिनट कॉल थी। कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था। $3.5 अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, $3.5 पर मिनट कॉल। अब एक बंदा जो 18 घंटे दिन में काम करता है उसके लिए $3.5 बहुत बड़ी रकम है। अब वो क्या हुआ जी, कॉल मिला ली अम्मी से बात करने के लिए, उन्होंने फ़ौरन का बहू को दे। अब वो आपस के अंदर बात कर रही है और मेरा खून जो है वो खुश्क हो रहा है। मैं देख रहा हूँ $3.5 पर मिनट। और बाद वो जो मैंने भेजी थी ना शलवार, वो खरीदी थी, वो सही था, उसका नेफा टाइट हो गया था, वो छत। अरे मैंने कहा ये डॉलर की तो शलवार नहीं थी जिसको ऊपर $15 जो है वो फूक चुके हैं वो। अच्छा, जब बहुत ज्यादा हो गई उसके ऊपर, मैंने कहा जी जाहिर है मेरा बजट ही खत्म हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे तो मैं भी बात कर लूँ। अब मैंने इधर रखा, जी अम्मी तेरा बिल बहुत आ गया होगा, फोन रख। ये ताल्लुक है, ये मैं बता रहा हूँ सास और बहू का ताल्लुक। अच्छा, वैसे अमूमन नहीं। अच्छा, एक शादी की जब हम बात कर रहे हैं, हम चलते हैं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। एक औरत में एक मर्द, या हम जब शादी के लिए जा रहे होते हैं, क्या देख रहे हैं? खूबसूरती, सलीका, उसके अंदर तरबियत, क्या चीज़ अहम है देखना? देखिए, अगर अम्मा जा रही है तो वो तो कुछ नहीं देख रहा वो तो सिर्फ अम्मा की खुशी देख रहा है कि अम्मा क्या करेंगे। अगर अम्मा जा रही है तो ये है ही गलत है।
इस सिस्टम ही टोटल जो है वो गलत है उसके ऊपर। सवाल ये है कि आप एक दूसरे की मालूमात एक दूसरे को पहले भेजें, आप एक दूसरे की पसंद और नापसंद एक दूसरे को भेजें, आप जिसको हम कहते हैं कुफ मिलना, यानी ये आपस के अंदर ये कोई हो सकता है इस तरह की कोई चीज़, आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, अब जाके वालिदैन किसी न्यूट्रल जगह के ऊपर मुलाकात करें। वो एक रेस्टोरेंट भी हो सकता है, वो किसी की भी शादी हो सकती है। अब है ना, होती है गैदरिंग होती है, वो भी होती है। तो आप एक बाहर 6-7 लोगों को बुला के जो है वो कर लें, उनको भी बुला लें। उसके बाद आपने देखा कि हाँ यार कोई बात जो है वो समझ में आ रही है, यानी जब ये चीज़ें पक्की हो जाए ना, अब आप रिश्ता लेके जाए तारीख के लिए, अप्रूवल डिसअप्रूवल के लिए नहीं। ये बकरा मंडी नहीं है कि आप जो है वो समोसे और चाय के चक्करों में हाथ रख रख के देख रहे हैं काली है, नीली है, पीली है, मोटी है। कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन बच्चियों पर आता है, हमसे पूछे ना। बिल्कुल, वो जो सेंस ऑफ रिजेक्शन उनके ऊपर आता है वो हमसे पूछे ना। उन बच्चियों के साथ क्या गुजर रहा है रिजेक्शन का, वो आप हमसे पूछे कि क्या गुजरती है उनके ऊपर। ये बकरा मंडी जो लोगों ने लगाई हुई है पूरे हिंदुआना कल्चर की वजह से, ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा दीन नहीं है। इतनी सारी मिसालें देते हैं कि जी सैयदा ने जो है वो अपना रिश्ता जो है वो भेजा, ये क्यों नहीं बता, ये वाली बात तो नहीं करते। अपने यहाँ तो अप्लाई नहीं करते आप। तो ये हमने जो सिस्टम फॉलो किया हुआ है ना, वो उस जगह का जहाँ से हम हिजरत करके आ गए और हम यहाँ से उसको निकालने को तैयार नहीं। ये उनके मतलब डाइंग डाउन वो है। और इसी की बगावत वो एक्सट्रीम है कि जहाँ बच्चे अब यहाँ भी कहने शुरू कर दिया उन्होंने कि जी या तो हम छुपके शादी कर चुके हैं या हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, रखना रखो न जाओ। ये यहाँ शुरू हो चुकी है कहानी। ये जो पहले पाकिस्तान में वो इसीलिए हुई है कि आप इसके दूसरा ऑपोजिट हो गया ना। अरे ये आपने बड़ी अहम बात की इस वक्त। हम अब साहबियात के दौर में कि ख़वातीन रिश्ता भेज देती थी, हज़रत खदीजा ने रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता के लिए बात नहीं कर सकता किसी से, बहुत मायूब समझा जाता है। ये क्यों है? देखिए मैं लेकिन वो कह रहा हूँ ना कि हम उस जहनी कैद से बाहर नहीं निकले। और एक मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, जब इस तरह की कोई भी बात आती थी तो मैं ये कहता था, कौन कहता है अबू जहल मर गया, क्योंकि हम तो वो आज तक भी कंटिन्यू कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अगर आपकी एक कल्चरल रिक्वायरमेंट है तो आप किसी चाचा, पप्पा, ताया, भाई, दोस्त, उसके जरिए भी ये बात भेज सकते हैं। ठीक है, अगर एक बाप डायरेक्ट नहीं जा रहा और आप उसको ये लग रहा है कि भाई आप अपने दोस्त के जरिए ये बात कर सकते हैं, यार मुझे ये बच्चा जो है वो बहुत पसंद आया है, ये बच्चा जो है वो देखें इनका मैलान किस तरफ है, देखें इनका कोई इस तरह जो वो है, तो बिल्कुल इस तरह भी जो है वो किया जा सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने मुश्किल बनाया है। हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, हम इसको इतना मुश्किल बना रहे हैं कि फिर वो बच्चे कहते हैं कि यार ये कौन पढ़ेगा इस कमिटमेंट के। वो पहले कमिटमेंट नहीं करना चाहते, पहले उनके स्पैन जो है, और फिर आपने उनके लिए नाजायज़ इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है। तो और प्लस आप इस तरह की ये जो है कंडीलें भी लगाएंगे कि जहाँ माँ की किस बात की ख्वाहिश। सवाल ये है कि लड़का और लड़की ने शादी करनी है, माँ की ख्वाहिश कहाँ से आ गई, बाप की ख्वाहिश कहाँ से आ गई, वो कहाँ से जो है वो आ गई। और जब कल को कोई मसला आता है तो भुगतना उन लड़का लड़की को होता है, माँ बाप तो कहीं नहीं होता। सर ये जुल्म है, दीन इजाज़त नहीं देता इस बात की कि आप जो है वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और जो है वो दुनिया से जा रही थी, आप उनसे मिलने के लिए गई, खाला ने एक हाथ पकड़ के यहाँ से हाथ पकड़ के रख दिया और अब अम्मा कह रही मेरी मरती हुई बहन की ख्वाहिश जरूर पूरी। ये हमारी फिल्मों में तो बहुत होता है। नहीं, हमारे घरों में भी इस तरह होता है, घरों में भी आज तक भी इस तरह की जो डाई डाउन हो रही है वाली जनरेशन, तो वो इस तरह की हरकतें जो है वो कुछ कि वो कह गई थी उनका क्या होगा। अरे भाई वो आपस का मैच ही नहीं है, आपस का जोड़ नहीं है, तो क्यों कराने के लिए जा रहे हैं, जुल्म क्यों करने के जा रहे हैं। लड़का और लड़की कुल्ली इख्तियार रखते हैं और उन्हीं को ही ये फैसला करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारेंगे। माँ बाप को फैसिलिटेट करना चाहिए। सर साहब, हम जब शादी की बात करते हैं, लड़के और लड़की की एज में कितना डिफरेंस होना चाहिए? देखिए एज होती है, एक तो एक फ़िज़िकल एज के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर किसी की अभी डिज़ायर्स डेवलप हो रही हैं और आपकी डाई डाउन हो रही हैं तो वो एक बहुत प्रॉब्लम आएगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये वाला तो गैप फिजिकली जो है वो चेक करना चाहिए कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि आपने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो भी मतलब फिजिकल एज आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ से पता लगेगी, डेट ऑफ बर्थ से पता नहीं लगेगी, राइट। डेट ऑफ बर्थ से पता नहीं लगेगी, राइट। पता अब हमें तो 30 साल के बूढ़े नजर आते हैं, 25-25 साल के बच्चों को तो स्टंट डल रहे, आप तो ये हो रहा है ऐसे ही है ना, डल रहे हैं, उनको सारे यूटीआई के प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, बच्चियों को पीसीओज हो रहे हैं। तो आप कौन सी एज की बात कर रहे हैं, राइट। आप कितना हेल्दी हैं ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप जरूर देखें कि आप कितना हेल्दी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी भी कानून थैलेसीमिया के लिए कर रहे हैं शादी,
उसमें ऐसे ही है ना, कोई एट अगर कोई पूछ रहे तो उसमें फटे खड़े हो जाते हैं। है ना, कोई एट टेस्ट करा रहा है, हाँ, नहीं करा रहा, ऐसे ही है ना, तो जुल्म है। इसी तरह जहनी तौर के ऊपर जो है वो बालिग नहीं है, जहनी तौर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है, बच्चे शादियां करा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो मतलब जुल्म दर जुल्म और दर जुल्म है। मतलब हम पढ़े लिखे माशरे में एक चीज़ ये भी देखी गई है कि शादी हो गई एक औरत की, लड़की की शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, उसके बाद उसने अपने को छोड़ दिया। अब वो पहलवान बन के घूम रहे हैं या कुछ भी करे, वो मसला नहीं है, वो अपने आप को मेंटेन रखना नहीं चाहती, और फिर जब उसका शौहर बाहर कहीं घूम रहा होता है तो फिर फटकड़े हो जाते हैं। तो क्यों नहीं, क्या इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? और देखिए, इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन है कि जो कि बाकायदा कुरानी आयात के तहत उनको कहता है कि इनको जीनत का हक हासिल है, इनको जीनत का हक हासिल है, और इनकरेज करता है कि ये जीनत इख्तियार करें। इसीलिए फिर वो आपको जो पाबंदी बताई कि जी जीनत को वहाँ पे आप अपना इजहार ना करें जहाँ से दिलों के अंदर कोई वसवसा पैदा हो सकता है, लेकिन जीनत इख्तियार करने की तो इनकरेजमेंट जो है वो देता है, बड़ा क्लियर जो है वो देता है। तो वो औरतें जो अपना जीनत इख्तियार नहीं करती, जो अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं करती, जो अपनी चीज़ें नहीं लेके आती, फिर ज़ाहिर है वो इसीलिए वो सफ़र करती है ना, इसीलिए सफ़र करती है। और दूसरी तरफ तो मैं ख़वातीन को जो है वो ये कहता हूँ कि जो अभी पार्लर्स के ऊपर हम देखते हैं, अभी घर में क्योंकि शादी हुई तो हमने बहुत मतलब चीज़ें जो है वो देखी। भाई आपको शाम को जाना है शादी में 10 बजे, आप चली गई हैं पार्लर 4 बजे। मैं दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ, आम रेगुलर पार्टी मेकअप वालियाँ जो चल गई ना, वो 4 बजे से जो है वो चली गई हैं, 2 ढाई 3 घंटे में वो तैयार होके आई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर के अंदर बाकी टचअप शचअप सारा पूरा किया है। इतना तैयार होने के बाद जो आप किस शादी के अंदर गई हैं, किसी की शादी में, आपकी तो नहीं थी ना, किसी की थी, आप जो गई हैं वो शौहर के लिए तो तैयार होके नहीं गई ना, ये झूठ तो ना बोले आप मुझसे कि मैं शौहर के लिए तैयार होके वहाँ पे जो है वो गई थी। तो यही वाला काम अगर आप 10% अपने शौहर के लिए भी करें तो आप अट्रैक्टिव होंगी। लेकिन आप देखें, जो आदमी अपना ख्याल नहीं रखेगा उसको कोई भी ख्याल नहीं रखेगा, जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। तो आपके लिए ये लाजिम है कि अपने आप को हमेशा अट्रैक्टिव रखें अपने आप को, ये लाजिम है कि आप अपने आप को मेंटेन करें। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ मैंने एक सवाल किसी एक समझ ले दीनी खातून है, उनको भी भेजा था लिख कर एक मरतबा कि यार आप लोग तरबियत करते हैं अपने बच्चियों की, मदरसे में पढ़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, शादी के बाद उनको कैसे रहना है, ये तरबियत कहाँ है आपके यहाँ? तो मुझे नज़र नहीं आता कि हमारे माशरे में इसकी तरबियत दी जाती है एक लड़की को कि तुम्हें अपने शौहर के लिए बनना संवरना है, मतलब इसको मायूब समझा जाता है कि उसको पता है, या तुम्हें आगे शादी के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारनी है तमाम हवालों से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखें ये है कि हम एक चीज़ करने के लिए जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बेसिक हैं उसके लिए हम पढ़ने के लिए और प्रिपरेशन के लिए तैयार नहीं है। ये फुकदान हमें हज उम्र में नज़र आता है, क्योंकि एक दफ़ा आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है, एक दफ़ा आप हज करने के लिए जा रहे हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो क्या होगा, उसके अरकान क्या होंगे, उसकी तरबियत क्या होगी, उसके लिए क्या, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो कर लेंगे। ज़िंदगी के अंदर हमारे यहाँ यही हुक्म है कि आप एक शादी के लिए ही ज़िंदगी में अपने आप को तैयार करते हैं। आप एक ज़िंदगी के अंदर इख्तियारी तौर पर एक दफ़ा शादी करने के लिए जा रहे हैं और आप कुछ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। भाई हादसाती तौर पर जानवर बच्चे पैदा करते हैं, इंसान नहीं करते। तो मलेशिया इसलिए मुझे इसका इतना अच्छा मॉडल लगता है, 6 महीने वो प्री मैरिज काउंसलिंग कराते हैं यार। कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पे उनको पहले नहीं भेजते, वो इस्लामिक स्कॉलर के पास भी जाएंगे, वो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो लॉयर के पास भी जाएंगे, ताकि वो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करें। तो आई विश कि हमारे यहाँ इस कल्चर को जो है वो एडवांस किया जाए। हमारे यहाँ पोस्ट मैरिज तो भरे हुए केस, मेरे क्लिनिक्स के अंदर भरे हुए केस, 3 महीने में तलाक हो गई, उसने खुला फाइल कर ली, वो अपने घर चली गई, वो फलाना हो गई, वो लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। यार ये अगर शादी से 3 महीने पहले आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन की जा सकती थी। तो अगर आज भी अगर आप खुद ये काम नहीं कर रहे, प्री मैरिज काउंसलिंग का काम नहीं कर रहे, तो अब तो सेंटर हमारे जैसे मौजूद हैं, आप किसी एक मैरिज काउंसलर के पास भेजें और उनको कहें कि भाई ये प्री मैरिज काउंसलिंग के ऊपर ये फैक्ट्स हैं, ये तुम्हारे लाइकिंग्स हैं, ये डिसलाइकिंग्स हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, तुम इसको कैसे हैंडल करोगे, क्या प्लान करोगे, शादी के बाद क्या करोगे, कहाँ रहोगे, क्या कमाओगे, बच्चों का डिसीजन कैसे लोगे, बच्चों कैसे पढ़ाओगे, अगर इख्तलाफात होंगे तो कैसे सॉर्ट आउट जो है वो करोगे। ये बातें पहले बताएंगे ना उनको, बाद में क्यों बताएंगे, पहले बताएंगे। तो जब आप प्रिपेयर करके भेजेंगे तो वो रिलेशनशिप्स बड़े रियलिस्टिक रहते हैं और बड़े लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और वहाँ पे आपको डिवोर्स रेशियो कम नजर आएगा, वहाँ पे आपको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम नजर आएंगे। तो हम तैयार नहीं करते, हमारे तो अनफॉर्चुनेटली उनके उन फितरी ताल्लुक के लिए भी तैयार नहीं करते। है ना, अजम्पशन ये कि बस हो जाएगा, बस अजम्पशन ये कि हो जाएगा, क्यों नहीं करते? राइट, ये जिम्मेदारी है,
ये घर वालों की जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं। अगर लेट से अगर वो नहीं बता पा रहे तो आप ये करने वालों की जिम्मेदारी है कि खुद चले जाए ना भाई। आपको किसने मना किया? दुनिया की हर जगह जा रहे हो। अब तो बहुत वो नौजवान है जो सब कुछ ही जानते हैं। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात ये है कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मतलब आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं ना। आप एक मैरिज काउंसलर से बात करें कि जी मेरी शादी होने वाली है, अब मुझे ये चीज़ें हैं, मुझे ये फियर है, मुझे ये एंग्जाइटी है, मुझे ये चीज़ें, ये मेरी क्लैरिफिकेशन नहीं है, मुझे ये बात कहनी है, मुझे अपने स्पाउस से ये बात पूछनी है, मुझे बताइए कि मैं कैसे पूछूँ, मैं अपने स्पाउस को कैसे जो है। बल्कि मेरा एक काफ़ी पॉपुलर हिट हुआ था, क्या है वो बंदे दा पुत्र। तो ये बड़ा हिट हुआ था। इसके अंदर 12 क्राइटेरियाज मैंने भेजे थे कि इन 12 क्राइटेरियाज के ऊपर आप चेक कर लो। अगर ये 12 क्राइटेरियाज पूरे उतरते हैं 55 to 60% तो बंदा काम का है। अगर 50% से काम है तो दूसरा बंदा ढूंढे क्योंकि परफेक्ट तो जो है वो कोई नहीं होता। तो ये बंदे दा पुत्र बड़ा हिट हुआ हुआ है, बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है कि कौन सी चीज़ें जो हमें पहले देखनी जो है वो चाहिए, देख लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब चलें, हमारे पास अब दिल तो पहले सवाल तो बहुत सारे हैं। अमूमन आपने भी बात की मैरिज काउंसलिंग की। हमारे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या हमारे मीडिया तो खैर मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मीडिया के हमारे लोग ही पीछे पड़ जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पर भी कोई ऐसी काउंसलिंग नहीं होती या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। ख़ासतौर पर वो जो होम इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, पहले तो लड़कियों के होते हैं सब्जेक्ट्स होते थे, वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। सर हमारा तो उस मामले में तो हम लोग बहुत ज़बूहाली का शिकार हैं। अगर आप तालीमी निज़ाम की बात करें वो तो रॉटन हो चुका है, मैं ऑब्सोलीट नहीं कहूँगा, रॉटन हो चुका है, गल सड़ चुका है वो, और मज़ीद तबाही की तरफ जो है वो जा रहा है। हमारे यहाँ मोरालिटी एंड एथिक्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं एक 23 साल के अंदर डॉक्टर को तैयार किया आपने, कुछ कंसल्टेंट तक ले जाके उसको, राइट। 12 साल उसने इंटर किया, 5 साल उसने MBBS किया, 2 साल उसने स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद 4 साल उसने जो है वो कंसल्टेंट बना। 23 साल नो मोरालिटी एंड एथिक्स। तो आप मतलब ये तो हमारा हाल है तबीब के लिए। तो हम इनको, ये हमारी तरजीहात के अंदर कहाँ से आएगा कि हम उन बच्चों को एक ख़ानदानी निज़ाम, अखलाक़ी निज़ाम, ये हम उनको शरई निज़ाम, ये हम उनको बताएं। ये तरजीहात में हमारे शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं कम से कम, मुझे जर्नलिज्म में 28 साल हो गए और मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 20 साल से सवाल कर रहा हूँ मैं। 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। ये सवाल मैं कर भी रहा हूँ, सवाल सुन भी रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। ये क्यों नहीं पिक किया जाता? क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम में लोग, ख़ास तौर पर प्राइवेट इदारे हैं, वो क्यों नहीं इसको कंसिडर कर रहे, अहमियत नहीं दे रहे? पैसा नहीं है इसमें? नहीं, पैसे के लिए तालीमी निज़ाम डिज़ाइन हुआ है कि आपको एक स्कूल में झोंक दिया जाए, कॉलेज में झोंक दिया जाए, यूनिवर्सिटी में झोंक दिया जाए, आप पैसे जमा कराते रहें, रसीदें आपको मिलती रहेंगी, आखिर में एक बड़ी रसीद डिग्री के नाम पे आपको मिल जाएगी। वो काम आती है या नहीं आती, हु केयर्स, वो कहाँ चलेगी, हु केयर्स। तो उनके लिए सिर्फ ये है कि इसको इनरोल करने के बाद सिर्फ इसके हाथ में आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री पढ़ाएं, दे दें और इसको निकाल दें। तरबियत होनी चाहिए उसकी, उसको इन चीज़ों को आना चाहिए, उसको वाकई ये तकाबुल कर सकता है, ये जो पढ़ रहा है ये वाकई दुनिया में कहीं इस्तेमाल हो रहा है। इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर। क्योंकि उसके लिए जब आप यहाँ पे, आपको पता है स्कूल्स ने फेल करना छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। कॉलेजों ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो फेल करती नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी को फेल नहीं करती। वो कहती है कि मतलब फीस कौन देगा, फिर तनख्वाहें कहाँ से निकलेंगी। तो जब ये सिस्टम आपका इस तरह बन जाए कि उसके अंदर से आप इल्म निकाल दें, उसमें से हिल्म निकाल दें, उसमें से तरबियत निकाल दें, तो पीछे क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं है। चलो, हमारे यहाँ लड़कियाँ जब शादी के बाद जो 1-2 मसले आते हैं, मैंने अभी जैसे आपसे पहले सवाल किया कि वो खुद अपने ढल रही हैं, बुरा उसमें हो रही हैं, उसके बाद वो जो मर्द है, जो शौहर है उनका, जो 10 साल 12 साल शादी हो चुके हैं फ़र्ज़ करें, वो बाहर आ रहा है, जा रहा है, तो वो जासूसी शुरू कर देती हैं। वो भी नफ्सियाती तौर पर कोई प्रॉब्लम होती है या वाक़तन उनको जासूसी करनी चाहिए? किसी भी हाल में जो जासूसी है ना, एक तो है कि जिसके अंदर आपने एक नज़र रखी हुई है इस तरीके से कि यार ये बंदा बिल्कुल ही आउट तो नहीं हो चुका है, यानी ये जा तो नहीं चुका है मेरे हाथ से। वो इतना वाजे हो गया कि आपके सामने फ़ोन आया तो बाहर लेके जा रहा है, आपके सामने बात नहीं कर रहा, 3 बजे रात को छुप छुप के बात कर रहा है आपसे, मुझे कुछ नहीं था। तो अब ये वाला सिचुएशन ये है कि जहाँ पे कम्युनिकेट करना ज़रूरी होगा कि रिलेशनशिप लगता है कि टोटल हाथ से जा रही है। लेकिन वो अच्छा, एक बुनियादी जिसको हम शक कहते हैं, वो एक मोहब्बत का पार्ट है। हर औरत की एक नफ्सियात है
कि वो एग्जिस्टिंग शेयरिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, दिल से कभी भी नहीं करेगी, दिल से नहीं करेगी। पास्ट के अंदर जो भी कुछ हो गया उस पर रो धो के मिट्टी डालने के लिए वो तैयार होगी, एग्जिस्टिंग में शेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर वो एक शक के दायरे के अंदर बंदे के पीछे पीछे भागना शुरू हो जाए तो उसका एंड वो होगा कि भाई बंदा उसके सामने बैठ के बात कर रहा होगा। अब क्या कर लोगे? तो अगर आपका पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके पास पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर आपको इस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कई दफ़ा ऐसा हो चुका है हलाकत के ऊपर, घर वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है। अब आप यहाँ उस जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रही हैं कि जो कि उससे बहुत कम थी कि वो दूसरे कमरे में बैठ के चैटिंग कर रहा था। मतलब लाइल्मी ज़ाहिरी हो रही है भले। वह तो पॉइंट है ना, हमारे बड़े फ़खर से जो है वो आके कह देते मैंने यूँ पकड़ लिया, देखें ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है। मैंने कहा पकड़ लिया जी, अब क्या हुआ? अब तो वो घर पे ले आता है, कर ले आप, फिर आप कर लें। क्यों जा रहे हैं उस रास्ते के ऊपर जब आपको पता है कि आपके पास पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पीछे आपको कोई हैंडल जो है वो नहीं है। तो ये एक तरफ तो ये है कि क्योंकि आप उसको वो नहीं दे पा रहे जो कि इमोशनल कनेक्शन चाहिए। हमारे यहाँ ये फिजिकल कनेक्शन से ज़्यादा मेंटल कनेक्शन है, ये इमोशनल कनेक्शन है। तो इसके लिए मटेरियल मौजूद होता है, उसके लिए आप उसको तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर ये शौहर इस तरह का है तो आप इन सारी चीज़ें सीखें, ये आप सारी चीज़ें सीखें कि आप उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं, आप उसको कैसे हार्मोनी अपने लेके आ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो बाहर जो है वो जा रहा है, वो मैं किस हद तक अपने घर के अंदर प्रोड्यूस जो है वो कर सकती हूँ। तो वो अगर आप ये वाले बहाने देंगे जी बच्चा है, चूल्हा है, फलाना है, ये सबका है, ये सबका है, इसके बाद भी कैसे मेंटेन हो जाता है, करते हैं ना। तो आपको ये जो अगर आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो डेफिनेटली इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन चेक करने का अंजाम सिर्फ जिल्लत है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा आपका वक्त लिया। और हकीकत ये है कि ये बहुत अहम मौजू है, मेरा ख्याल है कि ये एक सिटिंग में तो ख़त्म भी नहीं हो सकता, सही इतना ज़्यादा है। अपने नौजवानों से भी फिलहाल हमारी ख्वाहिश यही है कि हम भी जो वक्त गुजार चुके और वो भी कुछ ऐसे ही गुजरा, और जो नौजवान हैं उनसे भी कहते हैं कि समझें चीज़ों को, आप जैसे लोगों के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ अपने व्यूअर से कहता हूँ कि बहुत अहम गुफ्तगू की है हमने यहाँ पे, और ये गुफ्तगू सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं थी, बल्कि ये गुफ्तगू आपके लिए, मेरे लिए और पूरे ख़ानदान के लिए थी। इसको समझिएगा, अपनी कमेंट्स में ये बताइएगा कि हम डॉक्टर साहब को फिर कब ज़हमत दें। डॉक्टर साहब को हम छोड़ेंगे नहीं आसानी के साथ इंशाल्लाह। और उमर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सोशल टॉपिक्स पे और भी बात करें। एक नया टॉपिक मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते लाने जा रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा, और उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। इसको तजस्सुस में रहने दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।